नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इक्लो पीसीएस में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत के भूगोल का बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है भारत की नदियां। ये जो टॉपिक है ये सभी एग्जाम के लिए समान रूप से उपयोगी है, चाहे वो कोई वनडे एग्जाम हो या सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो या आरओ हो, कोई भी पेपर हो, सबके लिए ये टॉपिक समान रूप से उपयोगी है। और नदियों से तो जीएस में सवाल आते ही आते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है भारत की प्रमुख नदियां। विद्यार्थियों, अगर भारत में नदियों की बात की जाए तो निश्चित रूप से भारत एक नदी प्रधान देश है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भारत को नदियों का देश कहा जाता है क्योंकि ये जो नदियां हैं ये भारत के आर्थिक विकास के साथ साथ भारत के सामाजिक और उसके सांस्कृतिक पहलू से भी जुड़ी हुई हैं। इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि भारत में गंगा को मां का दर्जा दिया गया है। भारत में गंगा नदी को मां कहकर पुकारा जाता है, गंगा मां कहकर पुकारा जाता है। और ये केवल एक नदी नहीं है बल्कि एक आर्थिक, सांस्कृतिक और हम कह सकते हैं एक संस्कृति का पूरा केंद्र है। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि भारत में नदियों की महत्ता कितनी ज़्यादा है। यदि हम भूगोल की दृष्टि से नदियों को पढ़ने का प्रयास करें तो भूगोल की दृष्टि से नदियों को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहले भाग में हम पढ़ सकते हैं उत्तर भारत की नदियां, यानी हिमालयी नदियां जो हिमालय से उत्पन्न होती हैं। और दूसरे भाग में हम पढ़ सकते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियां या दक्षिण भारत की नदियां। मोटे तौर पर इन्हें दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। हिमालयी नदियों में वे सभी नदियां आती हैं जिनका उद्गम हिमालय से होता है। उदाहरण के लिए अगर हम इसमें देखें तो सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र या ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, तो ये तीन बड़े नदी तंत्र हैं जो सम्मिलित होते हैं हिमालयी नदियों में। इसके अतिरिक्त यदि हम दक्षिण भारत में चले जाएं तो उसमें भी यदि हम देखेंगे तो दो हिस्सों में इसको विभाजित किया जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को भी हम फर्दर दो हिस्सों में विभाजित कर सकते हैं, पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां अथवा मध्यवर्ती पठार से निकलने वाली नदियां। इन सभी नदियों का हम विस्तृत अध्ययन इस विषय के अंतर्गत करने वाले हैं। आज जो हम चर्चा करेंगे वो करेंगे हिमालयी नदियों के अंतर्गत सबसे प्रमुख नदी तंत्र जिन पे आज हम चर्चा करने वाले हैं वो है सिंधु नदी तंत्र। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे भारत में सिंधु नदी तंत्र। तो देखते हैं कि सिंधु नदी तंत्र की विशेषताएं क्या हैं। विद्यार्थियों, सिंधु नदी तंत्र जो है, पहले इस मैप को हम एक बार देख लेते हैं कि इस मैप पर कहाँ क्या है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इस मैप पर ये जो आप रेड लाइन देख रहे हैं ये है सिंधु नदी। देखिए, जब भी हम किसी नदी तंत्र को पढ़ते हैं तो उसमें जो मुख्य नदी होती है उसी के नाम पर उस तंत्र का नाम रखा जाता है। अगर मैं कह रहा हूँ सिंधु नदी तंत्र तो सिंधु नदी तंत्र में न केवल सिंधु नदी शामिल होगी, इसके अतिरिक्त सिंधु की जितनी भी सहायक नदियाँ हैं, जैसे आप इस मैप पर देख पाओगे झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, इन सभी का अध्ययन इस विषय के अंतर्गत हम करेंगे। यदि हम कहें गंगा नदी तंत्र तो गंगा नदी तंत्र में ना केवल गंगा का अध्ययन होगा, इसके अतिरिक्त गंगा की सभी सहायक नदियों का भी अध्ययन उसके अंतर्गत किया जाएगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे सिंधु नदी तंत्र में। तो ये जो आप रेड वाली लाइन देख रहे हो ये है सिंधु नदी। ये जो ऊपर से ये जो आप देख रहे हैं संकरी और इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर से जो होकर के आ रही है ये है झेलम नदी। ये आप देखोगे ये है चिनाब नदी। इसके नीचे आपको मिलेगी रावी नदी, यहीं से उद्गम होता है व्यास नदी का। और ये जो आप देख रहे हैं ये है आपकी सतलज नदी। और अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये सारी की सारी नदियां जो हैं मिल रही हैं सिंधु में जाकर। और सिंधु जो नदी है वो कराची के निकट अरब सागर में विलीन हो जाती है। तो ये सारी की सारी जो नदियां हैं ये डायरेक्टली मिल रही हैं सिंधु में जाकर, इसीलिए हम इन्हें कह रहे हैं सिंधु एवं उसकी सहायक नदियां। तो चलिए एक एक करके यहाँ शुरू करते हैं। तो देखते हैं सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र, इंडस रिवर सिस्टम हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे।
सिंधु नदी तंत्र की बात की जाए तो विद्यार्थियों, सिंधु नदी तंत्र दुनिया के सबसे बड़े नदी तंत्रों में से एक है। सिंधु नदी तंत्र की अगर बात की जाए तो सिंधु नदी तंत्र दुनिया के सबसे बड़े नदी तंत्रों में से एक है। और सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत कौन कौन सी नदियां सम्मिलित होती हैं, तो इनका क्रम आप लोग याद रखेंगे। इनका क्रम क्या है? इनका क्रम है विद्यार्थियों झेलम। और ये देखिए, ये आपको ध्यान रखना है उत्तर से दक्षिण की ओर। पेपर में आपसे पूछ लेगा कि ये किस तरीके से सम्मिलित होती हैं या किस क्रम में सम्मिलित होती हैं सिंधु नदी में। तो सिंधु नदी में सबसे पहले मिलेगी झेलम, उसके नीचे आएगी ये है चिनाब, फिर है रावी, फिर है व्यास और फिर है सबसे अंत में सतलज। ठीक है, तो ये वो नदियां हैं जो सम्मिलित होती हैं सिंधु नदी में। ठीक है, ये सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। अब इन्हीं सब नदियों से मिलकर ही बनता है सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र में सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे इसमें सिंधु नदी को। चलिए, तो सिंधु नदी के उद्गम की अगर बात की जाए कि सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है, कहाँ से निकली है सिंधु नदी, तो विद्यार्थियों सिंधु नदी का उद्गम होता है बोखर-चू ग्लेशियर से। ध्यान रखना, इसका उद्गम होता है बोखर-चू ग्लेशियर। बोखर-चू ग्लेशियर से उदय होता है सिंधु नदी का, जो कि पड़ता है मानसरोवर झील के निकट। ठीक है, यदि हम सिंधु नदी की लंबाई की बात करें तो विद्यार्थियों सिंधु नदी की जो कुल लंबाई है वो है 2880 किलोमीटर। 2880 किलोमीटर की लंबाई है विद्यार्थियों सिंधु नदी की। और सिंधु नदी भारत की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। अगर हम देखें कि सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है भारत में, तो वो है ब्रह्मपुत्र। और सेकंड नंबर पे आता है सिंधु नदी तंत्र, जिसकी लंबाई है 2880 किलोमीटर। विद्यार्थियों, यदि हम आगे देखें तो सिंधु नदी जो है एक पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखेंगे। सिंधु नदी एक पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। पूर्ववर्ती नदी क्या होती है विद्यार्थियों? तो पूर्ववर्ती नदी एक ऐसी नदी होती है जिसका उदय हिमालय बनने से भी पहले का है। यानी एक ऐसी नदी जो हिमालय से पहले की मौजूद है, उस नदी को हम कहते हैं पूर्ववर्ती नदी। अगर हम शेष नदियों की बात करें, जैसे गंगा की बात करें, तो गंगा एक पूर्ववर्ती नदी नहीं है, क्योंकि गंगा का उद्गम होता है गंगोत्री ग्लेशियर से, जो कि मुख्य रूप से हिमालय का हिस्सा है। लेकिन यदि हम बात करें सिंधु नदी की, तो सिंधु नदी जो है ये हिमालय पूर्व की नदी है। यानी जिस समय हिमालय नहीं था उस समय में भी मौजूद थी सिंधु नदी। ठीक है, जिस समय हिमालय नहीं था उस समय में भी सिंधु नदी मौजूद थी, इसीलिए इसको कहा जाता है पूर्ववर्ती नदी। यदि हम देखें कि भारत में कौन कौन सी नदियां पूर्ववर्ती हैं, तो मुख्य रूप से इसमें देखो सिंधु शामिल होती है। सिंधु के अतिरिक्त और भी बहुत सारी नदियां हैं जो इसमें शामिल होती हैं, जैसे सतलज भी इसमें शामिल हो जाएगी। और यहाँ से एक नदी और निकलती है जो कि इस इलाके से होते हुए यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है भारत में और फिर गंगा में मिल जाती है, जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र। तो ये सारी की सारी नदियाँ जो हैं ये पूर्ववर्ती नदियों के उदाहरण हैं। ठीक है, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। तो ये एक पूर्ववर्ती नदी है। अब पूर्ववर्ती नदियाँ जो होती हैं ये हिमालय से पहले की हैं, यानी जब हिमालय बन रहा था उस समय भी ये मौजूद थी और आज भी मौजूद हैं। अब जब भी कोई नदी पूर्ववर्ती होती है तो वह निर्माण करती है गार्ज का। ठीक है, गार्ज का निर्माण इसलिए करती है क्योंकि एक समय में तो नदी यहाँ बह रही है, आप थोड़ा इसको ध्यान से सुनेंगे। एक समय में नदी यहाँ पर बह रही है और उसी समय में जो है विद्यार्थियों हिमालय बन रहा है। जैसे मान लीजिए ये नदी बह रही है और यहाँ पर उद्गम हो रहा है किसका, हिमालय का। ये धीरे धीरे ऊपर की ओर उठ रहा है। तो क्या होगा ये कि या तो ये नदी इसको काटना जारी रखे, इस पहाड़ को, इस पर्वत को, इस ऊंचे उठते हुए पर्वत को ये काटना जारी रखे, तो जहाँ तक काट सकती है वहाँ तक काटने का प्रयास करेगी। लेकिन जैसे ही इसकी ऊंचाई ज़्यादा हो जाएगी तो नदियों की मजबूरी हो जाती है कि वो अपना मार्ग बदल लें। ठीक है,
लेकिन कुछ नदियां इतनी जिद्दी होती हैं कि वह अपना मार्ग नहीं बदलती और वह लगातार पर्वत को काटना जारी रखती हैं, तो कुछ इस तरीके की संरचना बन जाती है। ठीक है, यानी पर्वत भी ऊपर उठता रहेगा और नदी उस पर्वत को काट करके अपना रास्ता भी बनाती रहेगी। तो नदी जो बहती है इस पर्वत के सबसे निचले यहाँ पर बहती है, तो ये बड़ा सा खड्ड हो जाता है और इस खड्ड को कहा जाता है गार्ज। इस खड्ड को हम लोग क्या कहते हैं? इस खड्ड को हम लोग नाम देते हैं विद्यार्थियों गार्ज का। तो सिंधु नदी स्पष्ट रूप से एक गार्ज का निर्माण करती है। ठीक है, ये गार्ज है या इसे हिंदी में महाखड्ड कहा जाता है। तो सिंधु नदी एक पूर्ववर्ती नदी है, इसलिए एक महाखड्ड का निर्माण करती है, एक गार्ज का निर्माण करती है। अब कौन सा गार्ज बनाती है इसका नाम आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। तो सिंधु नदी जिस गार्ज का निर्माण करती है उस गार्ज का नाम है बुंजी। तो बुंजी गार्ज का निर्माण करती है सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी बुंजी गार्ज का निर्माण करती है, जिसकी अगर हम गहराई देखें कितनी है, यानी अगर हम इसकी गहराई देखें कि ऊपर से नीचे तक इसकी गहराई कितनी है, तो ये 5200 मीटर के करीब गहरी है। ठीक है, तो इसका जो महाखड्ड है ये 5200 मीटर गहरा है और एक विशाल महाखड्ड का उदाहरण है बुंजी गार्ज। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा बुंजी गार्ज जो है कौन सी नदी बनाती है, तो आप जवाब देंगे वो नदी है सिंधु। ठीक है, पूर्ववर्ती नदी है, इसलिए इस इलाके में ऊपर की ओर लेह लद्दाख के इलाके में ये बनाती है बड़ा सा खड्ड जिसका नाम है बुंजी गार्ज। यदि हम अपवाह तंत्र देखें कि सिंधु नदी जो है कितने देशों से होकर बहती है, तो स्पष्ट रूप से आप इस मैप से देख करके आप इसको आसानी से पता लगा पाओगे कि कितने देशों में होकर ये बहती है या सिंधु नदी का अपवाह तंत्र कितने देशों में है। तो पहला देश आपको ये दिखाई दे रहा है, ये जो है विद्यार्थियों वैसे तो ये तिब्बत है, स्पष्ट रूप से तिब्बत है, लेकिन इस तिब्बत पर कब्जा कर बैठा है चीन, तो इस वजह से हम इसे चीन के रूप में ही कंसीडर करेंगे। तो पहले देश जहां से होकर ये बहती है वो है चीन। चीन से एंटर करती है ये लेह लद्दाख में, ठीक है, यानी भारत में, और भारत से निकल करके प्रवेश कर जाती है पाकिस्तान में। तो सिंधु नदी का अपवाह क्षेत्र जो है वो 3 देशों में विस्तृत है, यानी ये एक स्पष्ट रूप से इंटरनेशनल रिवर है जो 3 देशों में बहती है। कौन कौन से देश हैं वो देश हैं विद्यार्थियों चीन, भारत और पाकिस्तान। इस बात को हम ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि बताइए सिंधु नदी भारत के किस एकमात्र राज्य से होकर बहती है। तो विद्यार्थियों पहले इस प्रश्न का जवाब होता था जम्मू एंड कश्मीर। अगर आप पुरानी किताबों में देखोगे तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा कि सिंधु नदी जो है वो भारत के एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर से होकर बहती है। लेकिन हम जानते हैं कि 5 अगस्त 2019 को जो है जम्मू कश्मीर का विभाजन कर दिया गया, एक स्टेट बना जम्मू एंड कश्मीर और एक स्टेट बना लद्दाख। तो आज की स्थिति के अनुसार यदि हम देखें तो जो सिंधु नदी है ये भारत के जिस एकमात्र जिले से होकर बहती है विद्यार्थियों वो जिला है लद्दाख, मतलब वो जो राज्य है वो लद्दाख है, और जिस एकमात्र जिले से होकर बहती है उस जिले का नाम है लेह। ठीक है, ध्यान रखेंगे, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, आज की स्थिति के अनुसार ये सिंधु नदी जिस एकमात्र राज्य से होकर बहती है उस राज्य का नाम है विद्यार्थियों लद्दाख। अब चूंकि हमने देखा कि ये जो सिंधु नदी है ये 3 देशों में होकर बह रही है। ठीक है, कहां से निकलती है? ये निकलती है चीन तिब्बत से। तो विद्यार्थियों जब ये नदी तिब्बत में होती है, जब सिंधु नदी तिब्बत में होती है तो तिब्बत में इस नदी को सिंगी खम्बन कहकर पुकारा जाता है। सिंधु नदी को तिब्बत में सिंगी खम्बन कहकर पुकारा जाता है। इसका मतलब हुआ लॉइन माउथ। इसका मतलब क्या हुआ? लॉइन माउथ, यानी शेर का मुंह। तो तिब्बत में सिंधु नदी को सिंगी खम्बन कहकर पुकारा जाता है। और जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि सिंधु नदी 3 देशों से होकर बह रही है जिसकी कुल लंबाई है 2880 किलोमीटर। तो ये तो इसकी कुल लंबाई है। अगर कभी पेपर में पूछ ले कि बताइए सिंधु नदी की भारत में लंबाई कितनी है, भाई ये तो कुल लंबाई है इसकी जो 3 देशों में है। अगर स्पष्ट रूप से भारत की बात करें तो भारत में जो सिंधु की लंबाई है विद्यार्थियों वो है 1114 किलोमीटर। तो इस बात को हम ध्यान रखेंगे, 1114 किलोमीटर की लंबाई है ये भारत में। ठीक है, ये इंडिया में है। और अगर कुल लंबाई की बात करेगा तो कुल लंबाई है 2880।
तो एग्जाम में जैसे सवाल आए वैसे आप आंसर करोगे। कुल लंबाई पूछे तो 2880 और केवल भारत में लंबाई पूछे सिंधु की तो 1114 किलोमीटर ये इसकी लंबाई है। ठीक है, और आगे बढ़े हम तो हमें पता चलता है कि सिंधु नदी के बाईं ओर से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं। तो देखो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी नदी का बायां अथवा दायां क्या होता है। ठीक है, जैसे चलो सिंधु में इतनी समस्या नहीं है, सिंधु में तो सिंपल सा हमें एक ही तरफ से याद करना है, लेकिन जब हम गंगा को पढ़ेंगे तो वहां पर हम देखेंगे कि बहुत सारी नदियां उसके बाएं तट से आकर के मिल रही हैं, बहुत सारी नदियां उसके दाएं तट से आकर के मिल रही हैं। तो ऐसे में यह स्पष्ट होना चाहिए कि किसी भी नदी का बायां अथवा दायां तट क्या होता है। विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा तट दायां है कौन सा बायां है। तो इसको आप कैसे देखोगे, तो देखो भाई जिस दिशा में नदी के बहने की दिशा होती है, ठीक है, अब ये जो नदी है सिंधु नदी जो है ये इस दिशा में बह रही है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। ठीक है, इस तरीके से बह रही है। तो अगर आप अपने को नदी मानकर चलें तो इस सिंधु नदी का, ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा क्या होगा, ऊपर वाला हिस्सा होगा इसका राइट बैंक, यानी ये वाला इलाका होगा इसका दाहिना तट, और ये वाला नीचे वाला जो हिस्सा होगा, ठीक है, ये होगा इसका बायां तट यानी लेफ्ट बैंक। ठीक है, तो आप देख पाओगे कि सिंधु नदी में जो भी भारत से आकर के नदियां मिल रही हैं वो सब लेफ्ट बैंक से यानी बाएं तट से आकर के मिल रही हैं। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे कि किसी भी नदी का दायां तट अथवा बायां तट क्या होता है। तो इनका क्रम आपसे पूछता है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, तो इनका क्रम आप एक बार फिर देख लो क्योंकि इंपॉर्टेंट है। प्रश्न पूछता है कि बताइए सिंधु नदी के बाएं तट से आकर के मिलने वाली नदियों का क्रम क्या है। तो बिल्कुल हमारे सामने है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कौन कौन सा क्रम है, सबसे पहले झेलम मिलेगी, उसके बाद चिनाब, उसके बाद रावी, उसके बाद व्यास और अंत में सतलज। तो ये इनका क्रम है, ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है और यूपीपीसीएस में कई बार पूछा भी जा चुका है। अब अगर आप ध्यान दो तो ये जो नदियां हैं मुख्य रूप से ये आपका एंटर करती हैं मुख्य रूप से पंजाब जिले से। ठीक है, मतलब सॉरी पंजाब राज्य से, जिले से नहीं। ये जो नदियां हैं, ये चारों पांचों नदियां जो हैं ये मुख्य रूप से पंजाब प्रांत से होकर के गुजरती हैं। अब आप कहोगे सर झेलम तो वो है जो वो तो जम्मू कश्मीर से होकर के बहती है। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि झेलम हो गया, चिनाब हो गया, रावी है, व्यास है, ये जो पूरा का पूरा इलाका, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा इलाका, इस पूरे इलाके को हम पंजाब कहते हैं। ठीक है, इस पूरे के पूरे इलाके को। अब पंजाब जो है वो भारत में भी है और पाकिस्तान में भी है, ध्यान रखेंगे। तो ये जो पूरा का पूरा इलाका है ये कहलाता है पंजाब। पंजाब क्यों कहलाता है, तो पंजाब इसलिए कहलाता है क्योंकि ये 5 नदियों की भूमि है। ठीक है, 5 नदियां कौन कौन सी, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, ये 5 नदियों की भूमि है। इसी वजह से इस पूरे इलाके को हम क्या बोलते हैं, पंजाब या पंचनद, इसको हम बोलते हैं पंचनद। अब ये पंचनद काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये 5 नदियां जो दोआब बना रही हैं उनको कहा जाता है पंचनद, और उनके नाम आपको बिल्कुल पेपर में पूछे जा सकते हैं कि कौन सी नदी कौन सा दोआब बनाती है। अच्छा, पहले आप दोआब समझ लीजिए क्या होता है। 2 नदियों के बीच का उपजाऊ इलाका जो होता है उसे हम दोआब कहकर पुकारते हैं। ठीक है, तो यहां पर 5 नदियां हैं इसलिए हम इसे बोलते हैं पंचनद, 5 नदियों की भूमि। अब ये जो नदियां हैं ये दोआब बनाती हैं। जैसे अगर हम देखें तो जैसे पहली जो नदी है आप यहां पर देखो तो ऊपर ये है व्यास, नीचे है सतलज। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं, ऊपर है व्यास और नीचे कौन सी है विद्यार्थियों, आप देख पाएंगे सतलज। तो व्यास और सतलज के जो बीच का दोआब बनता है, ठीक है, व्यास और सतलज के जो बीच का दोआब बनता है इसको हम बोलते हैं बिस्ट दोआब। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, बिस्ट दोआब, इसको बिस्ट दोआब बोला जाता है। अभी देखो नाम ये जो है थोड़ा सा अगर आप इसको याद करने का प्रयास करो तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। कैसे, अगर आप बिस्ट को अंग्रेजी में लिखोगे, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देना, BI और ST, बिस्ट यही होगा ना। तो अगर आप ध्यान दो तो देखो BI से हो जाएगा व्यास और ST से हो जाएगा सतलज। ठीक है, इस चीज को मैंने कल ही ऑब्जर्व किया जब मैं इसको पढ़ रहा था, तो मैंने देखा कि वैसे तो याद करना मुश्किल रहेगा कि बिस्ट दोआब किन नदियों के बीच में है, लेकिन यदि आप इसका अंग्रेजी में रूपांतरण करोगे, जैसे बिस्ट को आप अंग्रेजी में लिखोगे तो आपको वो शब्द पकड़ में आ जाएंगे
जिनसे ये दोआब बना है। ठीक है, तो BIST बिस्ट, तो BI मतलब हो जाएगा यहाँ पे आप कर दो BI से कर दीजिए व्यास और ST से कर दीजिए सतलज। तो अगर आप इसे अंग्रेजी में याद रखोगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि बिस्ट दोआब किन नदियों के बीच में पड़ता है। समझ पा रहे हो? ऐसे ही सभी को पढ़ने का प्रयास हम लोग करेंगे। तो व्यास सतलज के बीच में पड़ेगा क्या? बिस्ट दोआब। ठीक है, आगे हम देखते हैं बारी। आगे जो है वो है आपका व्यास और रावी। तो व्यास नदी और रावी नदी के बीच का जो दोआब पड़ता है, ठीक है, जैसे ये हो गया व्यास और ये है रावी। अब इसके बीच का जो क्षेत्र है उसे हम क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं बारी, बारी दोआब। ठीक है, तो अगर आप यहां पे ध्यान दो तो बारी दोआब में देखिए BA से हो जाएगा सीधे सीधे व्यास, ठीक है, और RI से हो जाएगा रावी। ठीक है, थोड़ा सा पकड़ने का प्रयास करो, आप इसको आसानी से समझ पाओगे। पेपर में पूछेगा व्यास और रावी नदियों के बीच के दोआब को क्या कहते हैं? तो बारी। पेपर में अगर आप इसे देखोगे तो बड़ी आसानी से डिकोड करके आप पता लगा लोगे कि बारी दोआब किन नदियों के बीच में पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा रावी चिनाब, रावी और चिनाब। तो देखते हैं रावी और चिनाब नदियों के बीच का जो दोआब क्षेत्र होता है विद्यार्थियों, उसको हम क्या कहेंगे? इसको हम बोलेंगे रचना। ठीक है, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? रचना। तो देखो RA से हो जाएगा रावी और CHNA से हो जाएगा चिनाब। ठीक है, ठीक है ना? इसे अंग्रेजी में ही नोट करना, हिंदी में नोट मत करना रचना, तो फिर आपको समझने में दिक्कत होगी। तो RA से हो जाएगा रावी और CHNA से हो जाएगा चिनाब। तो रचना दोआब आपका कहां पड़ेगा? रचना दोआब को जब आप डिकोड करोगे तो रचना दोआब आपको मिलेगा रावी और चिनाब के बीच में। ठीक है, आगे हम देखें तो फिर है झेलम, मतलब फिर है चिनाब और झेलम। ठीक है, आगे देखते हैं चिनाब और झेलम। तो चिनाब और झेलम के बीच का जो दोआब है, ये है चिनाब और ये है झेलम। तो चिनाब और झेलम के जो बीच का दोआब है विद्यार्थियों, इसको कहा जाता है चाज। ठीक है, चाज, CHJ, चाज। ठीक है, तो CH से हो जाएगा चिनाब और J से हो जाएगा झेलम। तो चाज दोआब जो है ये कहां मिलेगा आपको? CH से हो जाएगा चिनाब, J से हो जाएगा झेलम। तो चिनाब और झेलम के बीच का जो दोआब है उसे हम कहते हैं चाज दोआब। ये बहुत ही आसान है, इंटरेस्टिंग है, और पेपर में आ गया तो फिर आप इसे कर नहीं पाओगे अगर आपको नहीं याद रहेगा तो। और अंत में है यहां पर सिंधु और झेलम। ठीक है, अंत में आपको मिलेगा ये वाली नदी जो है ये है सिंधु और नीचे है झेलम। तो झेलम और सिंधु के बीच का जो दोआब है इसे हम कहते हैं सिंधु सागर दोआब। ठीक है, तो ये 5 नदियां हैं और इन 5 नदियों के बीच में जो दोआब बन रहे हैं, दोआब मतलब 2 नदियों के बीच का इलाका, उनके नाम आपको पता होने चाहिए। बिस्ट दोआब किधर है, बारी दोआब किधर है, रचना दोआब किधर है। पेपर में अगर आ गया तो आपको दिक्कत दे सकता है, क्योंकि नदियां तो सब पढ़ लेते हैं लेकिन ये पॉइंट हम छोड़ देते हैं, हमें लगता है काम का नहीं, लेकिन आयोग वही सवाल पूछता है जो हमें लगता है काम का नहीं है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा पूरा का पूरा सिंधु नदी को। और जैसा कि आप देख पाएंगे कि इन सभी नदियों के साथ संगम करते हुए सिंधु नदी आगे बढ़ती है और कराची के निकट जो है ये पाकिस्तान में अरब सागर में विलीन हो जाती है। ठीक है, चलिए अब सिंधु नदी से एक पॉइंट और है जो आपको पता होना चाहिए, जो कि है आपका सिंधु नदी जल समझौता। ठीक, सिंधु नदी जल समझौता। और सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ है? ये हुआ है 1960 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिंधु नदी जल समझौता। पहले तो आपको इसकी डेट पता हो ये कब हुआ है। तो ये जो है विद्यार्थियों ये हुआ है 1960 में। और क्या नियम है? तो नियम ये है कि इस समझौते के अंतर्गत, ठीक है, इस समझौते के अंतर्गत भारत सिंधु और उसकी सहायक नदियों का केवल 20% जल ही उपयोग करेगा। ठीक है, सिंधु, चिनाब और झेलम का केवल 20% पानी ही यूज करेगा, शेष पानी जो है वो यूज करेगा पाकिस्तान। ठीक है, तो सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भारत केवल 20% पानी यूज करेगा 1960 के समझौते के अंतर्गत, और शेष पानी यूज करेगा इसका पाकिस्तान। तो बहुत छोटा सा पॉइंट है, आप लोगों को पहले से आता होगा,
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सिंधु नदी तंत्र को हमने सिंधु को हमने पूरा पढ़ा और अब हम इसके जो अन्य इसकी सहायक नदियां हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो सिंधु की पहली सहायक नदी जो आप यहां पर देख पाओगे वो है सतलज। ठीक है, तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सतलज नदी के बारे में। तो सतलज नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? तो उद्गम स्थल आप देख पाएंगे, सतलज नदी का उद्गम स्थल है राकसताल में। मैप पर अगर हम देखें किधर है तो ये है सतलज नदी। ठीक है, ये जो आप इलाका देख रहे हैं ये है राकसताल और ये जो नदी आप देख रहे हो यही है सतलज नदी। अगर हम सतलज नदी की लंबाई की बात करें कि सतलज नदी की लंबाई कितनी है, तो सतलज नदी की लंबाई है 1050 किलोमीटर। ठीक है, 1050 किलोमीटर से इसकी लंबाई है, 1050 किलोमीटर लंबाई है सतलज नदी की। और चूंकि ये उद्गम हो रही है तिब्बत से, ठीक है, तो तिब्बत में इस नदी को कहा जाता है लांगचेन खंबाब। ध्यान रखना, तिब्बत में, भाई ये तिब्बत है तो तिब्बत में सतलज नदी को क्या कहते हैं? तिब्बत में सतलज नदी को कहा जाता है लांगचेन खंबाब। लांगचेन खंबाब के नाम से हम जानते हैं सतलज को तिब्बत में। ठीक, अब चूंकि तिब्बत से एंटर करती है भारत में, तो भारत में किस दर्रे से एंटर करती है ये सवाल पूछा जाता है। तो भारत में जिस दर्रे से एंटर करती है ये, उस दर्रे का नाम है शिपकीला। तो शिपकीला दर्रे से सतलज नदी एंटर करती है भारत में। और इसी के समीप, चूंकि मैंने बताया कि सतलज भी एक पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है, इसलिए सतलज नदी भी एक गार्ज का निर्माण करती है और सतलज नदी के द्वारा बनाए जाने वाला गार्ज भी शिपकीला गार्ज कहलाता है। ठीक है, तो शिपकीला दर्रे से भारत में एंटर करती है और यहीं पर निर्माण करती है शिपकीला गार्ज का। और मैं आपको बता दूं कि प्रसिद्ध भाखड़ा नागल बांध, आपने सुना होगा, भाखड़ा नागल बांध वो सतलज नदी पर ही बना हुआ है। ठीक है, भाखड़ा नागल बांध जो है सतलज नदी पर ही बना हुआ है, काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर आप ध्यान दो तो सतलज जब आगे बढ़ती है तो सतलज से आकर के मिल जाती है ये है व्यास नदी। ठीक है, जिसकी चर्चा अभी हम आगे करेंगे। तो सतलज को हमने पूरी जानकारी ली, इसकी लंबाई को जाना, इसके उद्गम स्थल को जाना, और अब हम पढ़ेंगे यहां पर अगली नदी जिसका नाम है व्यास। व्यास नदी को देखते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि व्यास नदी जो है इसका उद्गम स्थल कहां पर है? रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाला इलाका, ये है आपका उद्गम स्थल किसका? ये है उद्गम स्थल व्यास नदी का हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो व्यास नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है हिमाचल प्रदेश में और इसकी जो लंबाई है वो है 470 किलोमीटर। ठीक, 470 किलोमीटर लंबाई है व्यास नदी की। और जैसा कि आप देख पाएंगे कि व्यास नदी की लंबाई ज़्यादा नहीं है और व्यास नदी जो है मिल रही है सतलज से। अच्छा, एक चीज़ अगर आप और नोटिस करो यहाँ पर तो आप ये पाओगे कि सिंधु की जितनी भी सहायक नदियां हैं, ठीक है, चाहे वो झेलम हो, चाहे चिनाब हो, चाहे रावी हो या सतलज हो, ये सभी की सभी जो है पाकिस्तान में सीधे सीधे जा रही हैं। देखो, रावी भी जा रही है, चिनाब भी जा रही है, झेलम भी जा रही है, सतलज भी जा रही है। लेकिन व्यास एकमात्र ऐसी सहायक नदी है सिंधु की जो पाकिस्तान में नहीं जाती है। ठीक है, आप अगर ध्यान दोगे तो ये जो व्यास नदी है ये पंजाब में ही, कहां पर? ये पंजाब में ही सतलज नदी से मिल जाती है। व्यास नदी पंजाब में एक जगह है जिसका नाम है कपूरथला। आपने सुना होगा, रेल डिब्बा कारखाना है वहां पर। तो पंजाब के कपूरथला में एक जगह है, एक बैराज है जिसका नाम है हरि के बैराज। ठीक है, जिसका क्या नाम है? हरि के बैराज। इसी हरि के बैराज में क्या होता है? व्यास नदी जो है इस स्थान पर व्यास नदी सतलज से मिल जाती है। काफी महत्वपूर्ण जगह है हरि के बैराज और ये संगम है व्यास और सतलज नदी का। अब हरि के बैराज व्यास और सतलज नदी का संगम स्थल है इसलिए तो फेमस है ही। इसके अलावा हरि के बैराज जो है एक प्रसिद्ध आर्द्र भूमि भी है जो कई बार पेपर में पूछी गई है कि बताइए हरि के आर्द्र भूमि किन नदियों के बीच में है या किन नदियों के संगम पर है, तो आप आंसर करोगे व्यास और सतलज। ठीक है, ये है हरि के बैराज जहां पर मिल जाती है व्यास और सतलज नदी। एक चीज मैं और स्पष्ट कर दूं कि इसी हरि के बैराज से एक नहर निकाली गई है विद्यार्थियों, इसे मैं साफ कर देता हूं। इसी हरि के बैराज से
एक बहुत ही फेमस नहर निकाली गई है जो पूरे के पूरे पश्चिमी राजस्थान को पानी पिलाती है, और इस नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर, जो पूरे के पूरे पश्चिमी राजस्थान को जो सूखाग्रस्त इलाका है उसको पानी सप्लाई करने का काम करती है। तो वो भी हरी के बैराज से ही निकली है। ठीक है, चलिए व्यास नदी को पढ़ने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, और अगली जो हमारे पास नदी है वो है रावी। जैसा कि आप देख पाएंगे कि रावी का उद्गम स्थल भी वही है जो कि व्यास का है। ठीक है, यानी रोहतांग दर्रा बिल्कुल यही है, जहां से व्यास निकली है उसी के पास से रावी निकलती है। तो रावी नदी का उद्गम स्थल है रोहतांग दर्रा, और रावी नदी की हम लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 725 किलोमीटर। ठीक, लंबाई है इसकी 725 किलोमीटर। और अगर आप ध्यान दोगे तो रावी नदी जो है भारत के पंजाब से निकल करके आगे निकल करके ये जो है एंटर करती है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में रावी नदी मिल जाती है चिनाब से। ठीक है, तो रावी नदी जो है पाकिस्तान में जाकर के चिनाब से मिल जाती है, और चिनाब जाकर के सतलज में मिलती है, और सतलज जाकर के सिंधु में मिल जाती है। ठीक है, चलिए तो ध्यान रखेंगे रावी में और कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। रावी को पढ़ने के बाद अब हम देखते हैं चिनाब नदी। तो जैसा कि आप देख पाओगे कि चिनाब जो नदी है इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है, बाड़ा लाचाला दर्रा। ठीक है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। तो चिनाब नदी का उद्गम स्थल आप देख पा रहे होंगे बाड़ा लाचाला दर्रा, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, और इसकी लंबाई है 1180 किलोमीटर। ठीक, चिनाब नदी की लंबाई क्या है, चिनाब नदी की लंबाई है 1180 किलोमीटर। 1180 किलोमीटर की लंबाई है चिनाब नदी की। और चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में एक अन्य नाम से जाना जाता है जो कि है चंद्रभागा। ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये दो धाराएं निकलती हैं यहाँ पे, चंद्र और भागा, इसलिए इनकी संयुक्त धारा को हम चंद्रभागा कह देते हैं। तो चंद्रभागा जो नदी है विद्यार्थियों, वो किसका नाम है, वो चिनाब का ही नाम है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चिनाब जो है इसको हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। और यदि आप नोटिस करें तो जितनी भी सहायक नदियां हैं सिंधु की, ठीक है, उन सभी नदियों में सबसे लंबी नदी जो है वो चिनाब ही है। जैसे सतलज की लंबाई है 1050, ठीक है, अभी हमने देखा। व्यास की है 470, रावी की है 725 और चिनाब की है 1180। तो सिंधु नदी की जितनी भी सहायक नदियां हैं उनमें सबसे बड़ी सहायक नदी अगर कभी पूछ ले तो आप आंसर करोगे चिनाब नदी, जिसकी लंबाई है 1180 किलोमीटर। तो सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, चिनाब है। अब इसमें एक नदी और शेष रह गई जिसको हम देख लेते हैं, जिसका नाम है विद्यार्थियों झेलम। झेलम नदी, झेलम नदी की यदि हम बात करें तो आप देख पाओगे ये जो स्थान है ये वाला जम्मू कश्मीर में, ये है बेरीनाग। तो बेरीनाग नामक झील से, बेरीनाग एक झील है, इसी झील से उद्गम होता है झेलम नदी का। और यदि हम इसकी लंबाई की बात करें तो लंबाई है इसकी 725 किलोमीटर, ठीक, 725 किलोमीटर झेलम की लंबाई है। उद्गम है बेरीनाग का। और झेलम नदी जो है काफ़ी फेमस है, जैसे आपने सुना होगा वूलर झील है ना, या डल झील। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो झीलें हैं इनको पानी की सप्लाई जो होती है वो झेलम नदी से ही होती है, ठीक है। तो श्रीनगर की जो वूलर झील है, ध्यान रखेंगे, श्रीनगर की प्रसिद्ध वूलर झील को पानी कौन सप्लाई करता है, श्रीनगर की प्रसिद्ध वूलर झील को पानी की सप्लाई झेलम से ही होती है। क्यों होती है, क्योंकि जो वूलर झील है एक गोखुर झील है जिसको तैयार करती है झेलम नदी। गोखुर झीलें क्या होती हैं तो हम झीलों वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि गोखुर झील क्या है। तो वूलर झील को पानी की सप्लाई करती है झेलम। इसके अतिरिक्त झेलम के बारे में एक बहुत ही फेमस चीज़ है, वो ये कि सामान्यतः जो हिमालयी नदियां हैं, ठीक है, जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं या जो हिमालय में नदियां बहती हैं वो विसर्पण नहीं करती हैं, ठीक। सामान्य जो हिमालय पर बहने वाली नदियां हैं वो विसर्पण नहीं करती हैं। अच्छा, विसर्पण क्या होता है, विसर्पण होता है नदी के सांप की तरह बहने की प्रवृत्ति। जैसे आप देखते हो कि नदी जो है ऐसे करके बहती है, ठीक है, सांप की तरह नदी जो है बहती है, उसको कहते हैं विसर्पण, जैसे इस तरीके से, है ना।
अब ये जो विसर्पण करने की प्रवृत्ति होती है नदी की, ये मैदानों में होती है। जैसे हम मैदानों में रहते हैं उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ आप गंगा को देखोगे तो गंगा आपको इस तरीके से बहती हुई दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ मैदान है तो नदी जो है विसर्पण करती है। पहाड़ों पर नदी विसर्पण नहीं कर पाती क्योंकि ढाल होता है, इसलिए नदी सीधी चलती है। लेकिन झेलम एकमात्र ऐसी नदी है जो हिमालय में विसर्पण करती है, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर में जब पहुंच जाती है तो थोड़ा सा मर्ग नाम के जो घास के मैदान आते हैं वहां पर ये विसर्पण करने लगती है। तो ध्यान रखेंगे, झेलम हिमालय में बहने वाली एकमात्र ऐसी नदी है जो कि विसर्पण करती है। तो ये थे विद्यार्थियों हमारे सभी नदियां, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के बारे में हमने जानकारी ली। ये जो टॉपिक है थोड़ा सा लंबा चलेगा क्योंकि महत्वपूर्ण है और इसमें बहुत सारे टॉपिक आपको जानने को मिलेंगे और ये परीक्षा के लिए बेहद ही उपयोगी है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको कोई नई जानकारी मिली होगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।